नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद आज देश में तालिबान की सरकार का आधिकारिक ऐलान होगा और इस बीच सरकार में हिस्सेदारी को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। नई सरकार में बराबर की हिस्सेदारी को लेकर काबुल में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रतिरोध जारी है और जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे यहां अपनी मिट्टी के साथ, अपनी मिट्टी के लिए और इसकी गरिमा की रक्षा के लिए हैं। बताते चलें कि सरकार के गठन से संबंधी घोषणा शुक्रवार को की जानी थी, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन को एक दिन के लिए टाल दिया गया। मुजाहिद ने कहा कि नई सरकार के गठन की घोषणा शनिवार को की जाएगी। तालिबान के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि समूह काबुल में ईरानी नेतृत्व की तर्ज पर सरकार गठन का ऐलान करने के लिए तैयार है। इसमें समूह के शीर्ष धार्मिक नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुनजादा अफगानिस्तान में सर्वोच्च प्राधिकारी होंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वहीं केरल सहित देश के कुछ राज्यों में स्थिति गंभीर होने की वजह से कोरोना की दूसरी लहर अभी भी कायम है। ऐसे में इंसाकॉग ने बीते 3 सप्ताह की स्थिति को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा प्लस के मामलों में बीते 15 दिन के दौरान न सिर्फ 6 गुना अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, बल्कि अकेले डेल्टा स्वरूप से ही अब तक 13 म्यूटेशन हो चुके हैं और हर एक की पुष्टि भारत में हुई है। ऐसे में 856 सैंपल की पहचान करने में वैज्ञानिकों को कामयाबी मिल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 31 अगस्त के बीच 10,000 से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, जिनमें से एकमात्र डेल्टा प्लस स्वरूप में 6.44 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसे लेकर इंसाकॉग ने भी चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस पर कतई भरोसा न करें। काफी लोगों को लगता है कि वायरस अब शांत हो गया है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ऐसे साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। वायरस में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इनमें से कौन सा म्यूटेशन आगामी दिनों में क्या असर दिखा सकता है, इसके बारे में किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। घोष ने कहा कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहना है, इसलिए चुनाव के लिए अड़ी हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर चुनाव करने की स्थिति है तो 2-2.5 साल से नगर निगम के चुनाव क्यों लंबित हैं। दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव आयोग को लिखित रूप में बता चुके हैं कि जो पश्चिम बंगाल में स्थिति है उस स्थिति में उपचुनाव नहीं हो सकते। अगर चुनाव करने की स्थिति है तो 2-2.5 साल से नगर निगम के चुनाव लंबित क्यों हैं। ममता बनर्जी को सीएम बने रहना है, इसलिए चुनाव के लिए अड़ी हैं। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में दावा किया था कि राज्य में कोरोना की स्थिति अब पूरी तरीके से कंट्रोल में है। ऐसे में उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग को उपचुनाव का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोगों को वोट डालने और विधानसभा के लिए चुने जाने का अधिकार है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए विधानसभा उपचुनाव का रास्ता खाली करते हुए राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस नेता शोभन देव ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। भवानीपुर विधानसभा सीट से जीतकर वे विधानसभा पहुंचे थे। ये विधानसभा सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन जब सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से लड़ने के लिए चली गई तो यहां से शोभन देव को टीएमसी के टिकट पर उतारा गया था। अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम आगामी 7 सितंबर से उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय वंचित शोषित सम्मेलन कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या के रुदौली से होगी, जहां पर ओवैसी 7 तारीख को रुदौली पहुंचेंगे और यहां शोषित वंचित समाज को संबोधित करेंगे। ओवैसी के द्वारा 7 सितंबर को अयोध्या से वंचित शोषित सम्मेलन किए जाने पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि अच्छी बात है कि ओवैसी अयोध्या से सम्मेलन शुरू करें।
और राम मंदिर जाकर भगवान राम का दर्शन भी कर लें तो ये और अच्छा होगा। उन्होंने आगे कहा कि ओवैसी की खुद की पार्टी है, वो आंदोलन करें, उनको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन जनता लोगों की भावनाओं और विचारों को समझती है। जनता को ये पता है कि उसको किसने क्या दिया है, इसलिए जनता जन आशीर्वाद यात्रा को बड़े पैमाने पर समर्थन कर रही है और आरती भी उतार रही है। इसके साथ ही बीजेपी को अपना आशीर्वाद भी दे रही है। इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करके रातों रात सुर्खियों में आई आगरा के एमएम गेट थाने में तैनात रही महिला कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा सोशल मीडिया पर लोगों की टिप्पणियों से परेशान हैं। अब परेशान होकर उन्होंने अपना इस्तीफा आगरा एसएसपी मुनिराज को सौंप दिया है। प्रियंका ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो लिपसिंग करते दिखी थी। वीडियो में उन्हें हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश में रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, गुंडई पर गाना बनाते हैं और ना गाड़ी पर जाट गुर्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ तो 5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं का लिपसिंग करते देखा जा सकता है। इसी म्यूजिक के साथ हाथ में हथियार लिए प्रियंका मिश्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। एक तरफ उन्हें सोशल मीडिया में उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ने लगे तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी में तनाव बढ़ गया। मामला संज्ञान में आते ही आगरा एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाने से कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लगातार लोगों के आ रहे कमेंट से परेशान होकर कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा ने एसएसपी आगरा मुनिराज को इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो इस समय मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही हैं। जानकारी मिली है कि आगरा के एसएसपी मुनिराज ने प्रियंका के परिवार वालों से बात करने के बाद ही किसी डिसीजन को लेने की बात कही है। वाराणसी में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आए दिन नए मरीज मिल रहे हैं। शहर में 5 मोहल्ले इस वक्त डेंजर जोन में आ चुके हैं। इसमें लंका, सामने घाट, सुसुवाही, चित्तूपुर और भगवानपुर शामिल हैं। बताते चलें कि बीते 5 दिनों में इन मोहल्लों में 10 से ज्यादा घरों में डेंगू के लार्वा मिले हैं। इसके अलावा करीब 10 डेंगू के मरीज भी मिल चुके हैं। शुक्रवार को नए इलाकों में डेंगू के 10 मरीज मिले, वहीं कुल संख्या 95 पहुंच चुकी है। मौसमी बीमारियों के साथ ही डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों की ओपीडी, पैथोलॉजी में भी मरीजों की भीड़ उमड़ रही है और हालत यह है कि मंडलीय अस्पताल के डेंगू वार्ड भी मरीजों से भरे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी की अगर बात की जाए तो 95 पहुंच चुका है डेंगू के मरीजों का आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। 5 थाना क्षेत्रों में वाराणसी के इस वक्त डेंगू से कोहराम मचा है। अस्पताल में बेड्स फुल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक वायरल बुखार और डेंगू से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कहीं ना कहीं एक लचर स्वास्थ्य व्यवस्था भी सामने आ रही है। वहीं तीसरी लहर के आने की आशंका को लेकर अलर्ट तो जारी किया गया है और इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ की आशियाना स्थित लोक बंधु अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। हालांकि इससे पहले इस अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर नहीं थे, लेकिन अब इस अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर लग गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर और पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य पूरा कर लेने के निर्देश दिए थे और इसके बाद अधिकतर अस्पतालों में खुद का प्लांट लगाया था। वहीं लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि दूसरी वेव के बाद से अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई थी। अस्पताल खुद ऑक्सीजन उत्पादन करे, इसी को लेकर सरकार ने अस्पताल को 960 LBS का ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के निर्देश दिए। सेकेंड वेव के बाद से हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत ये थी कि अस्पताल खुद प्रोडक्शन करे। इसके क्रम में सरकार ने हम लोग को 960 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट दिया था, जो कि
हमको मिल गया था 4-5 दिन पहले। आज उसको फंक्शनल पूरी तरीके से कर दिया गया है और प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इस क्रम में सारे हमारे यहाँ कम से कम 15-20 लोगों को हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं आज, और सारे लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो हम सुचारू रूप से ये ऑक्सीजन प्लांट चला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में एक तरफ जहां बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराए जा रहे हैं। और इसी क्रम में लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब सरकार ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है और लखनऊ के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री स्वाति सिंह टाटा वाटर मिशन की ओर से लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक में माहवारी स्वच्छता प्रबंध कार्यक्रम का संचालन शुभारंभ करने पहुंची। अस्तित्व एक पहचान परियोजना के अंतर्गत 4000 किशोरियों और महिलाओं को माहवारी स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में माहवारी से जुड़े मिथकों, गलत मान्यताओं और धारणाओं के बारे में समाज को जागरूक किया। वहीं माहवारी से जुड़े स्वच्छता और प्रबंधन संबंधी सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। बताते चलें कि माहवारी स्वच्छता प्रबंध कार्यक्रम का मंत्री स्वाति सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आज सरोजनी नगर ब्लॉक में मैं आई हूँ और यहाँ पर हम लोग टाटा ट्रस्ट के माध्यम से और समूह की मेरी महिलाएं हैं जो सरोजनी नगर क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनका ट्रेनिंग में टाटा ट्रस्ट के माध्यम से करा रही हूँ, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, कॉटन के कपड़े का सैनिटरी नैपकिन बन रहा है, क्योंकि किसी भी महिला के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखे। जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हैं तो स्वच्छता में मुझे लगता है कि सर्वप्रथम महिलाएं ही आती हैं, क्योंकि भारतवर्ष में ये माना जाता है कि हमारे घर की धुरी होती है महिला। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं शासन प्रशासन बाढ़ क्षेत्र का दौरा निरंतर कर रहे हैं। बासी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एनडीआरएफ टीम के साथ दर्जनों बाढ़ क्षेत्र गांव का नाव से दौरा किया और ग्रामीणों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि अब तक हम लोगों को बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। दवा के बिना हम लोग बेहद लाचार हैं। हम लोगों ने दवा वितरित किए जाएं। वहीं मीडिया से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जग प्रवेश ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र के गांव का जायजा लिया गया है और जल्द ही लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सितम बढ़ता जा रहा है। सिद्धार्थनगर की ये तस्वीर, जहां अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों की समस्याएं सुनी और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। एनडीआरएफ की टीम के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी गई। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हर तरफ जलाजल नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर की ये तस्वीर, जहां बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आला अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम के साथ दौरा किया, जायजा लिया और इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी गईं। साथ ही उन्हें राहत सामग्री बांटी गई और हर संभव मदद का आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया।
देखा गया कि किस प्रकार की स्थिति है। चूंकि पानी का जो स्तर है नदी का, राप्ती नदी का, वो अपने खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर चल रहा है और जो आज तक की सबसे भीषणतम बाढ़ रही है, जिसमें नदी का स्तर 85.880 रहा है, उससे भी लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी बह रही है। तो हालात इस समय थोड़े से संगीन हैं। तो इसी का देखने के लिए कि क्या स्थिति है, आज दौरा किया गया। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।